दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो कि है सर्वाइकल कैंसर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फीमेल्स के लिए। और आज हमारे बीच इस टॉपिक पे डिस्कस करने को जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नुपुर गुप्ता जी अवेलेबल हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मैं बताना चाहूँ कि डॉक्टर नुपुर जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है और शी इज हैविंग मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन गायनेकोलॉजी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और मैम आज हमारे बीच इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी। ये एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है। हम चाहते हैं मैम ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज दें इसके बारे में। तो डॉक्टर नुपुर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टू स्टार्ट विद, कैंसर होता क्या है? हाँ, thank you, Sarabjit ji, for inviting me for the well-being channel and to increase awareness about this topic, which is very often less talked about. तो आज हम इस टॉपिक को इसीलिए लेकर आए कि सर्वाइकल कैंसर क्या है। तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठता है दैट व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर और क्यों हम सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। To let you all know, this is one of the most common female cancers, and especially जो developing countries हैं like India. Earlier it was supposed to be the first, the commonest cancer in women. अब आजकल commonest हो गया breast cancer, पर फिर भी इसकी बहुत सारी महिलाएं या women हैं जो कि cervical cancer से affect होती हैं। और इस पे हम इतना फोकस इसलिए करना चाहते हैं because this is a preventable cancer and we can detect in a very early stage and also we can prevent. तो in our talk today we will discuss कि हम कैसे इसको prevent कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर जो है ना, ये डेवलप होता है बच्चेदानी के मुंह पे, जो गर्भाशय है या जो यूट्रस है उसके माउथ पे जो कैंसर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। मैम पहले तो बताइए कि सर्विक्स क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हमें एनाटॉमी बताइए। हाँ, तो सर्विक्स जो है वो यूट्रस का ही पार्ट है। मैं आपको स्लाइड शेयर पे इसकी पिक्चर भी दिखा सकती हूँ अगर आप चाहें तो। तो जो नीचे का पार्ट है यूट्रस का, उसी को हम सर्विक्स कहते हैं। तो यूट्रस के दो पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी ऑफ द यूट्रस जहाँ पे यूट्राइन कैंसर होता है, और एक जो नीचे का भाग है यूट्रस का जिसको हम कहते हैं सर्विक्स। ये वो पार्ट है जहाँ से हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लड भी आता है और वेजाइना में ये ओपन होता है। तो यूट्रस की जो ओपनिंग आउटसाइड है वो सर्विक्स के द्वारा होती है, और इधर जो भी कैंसर या जो भी सर्वाइकल टिश्यू में चेंजेस होते हैं उसी से सर्वाइकल कैंसर पनपता है। तो मैम सर्वाइकल कैंसर के कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं या फिर कुछ कॉमन होता है? हाँ, तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन टाइप जो है ना, उसमें जिस तरह के सेल्स होंगे उसी तरह का कैंसर डेवलप होगा। तो जो सबसे कॉमन सर्वाइकल कैंसर है जो कि वेजाइना के एपिथेलियम या सर्विक्स के एपिथेलियम से बनता है, जिसको हम कहते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, वो इसका एक टाइप है। थोड़ा उससे जो कम कॉमन है उसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा। तो दो तरह के सर्वाइकल कैंसर होते हैं। जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है वो सबसे कॉमनली पाया जाता है। और अब हम आगे बात करेंगे कि ये होता कैसे है। इसके हाँ कॉजेज क्या सर, है? इसके कॉजेज क्या होते हैं? तो कोई भी जब भी हम कैंसर के कॉज की बात करते हैं, कोई भी एक फिक्स कॉज नहीं होता कैंसर की जब हम बात करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर, तो मोस्ट कॉमन कॉज सर्वाइकल कैंसर का है एक वायरल इन्फेक्शन, और उस वायरस का नाम है HPV वायरस, जैसे कि जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इफ वी स्क्रीन विमेन फॉर दिस इन्फेक्शन HPV, ऑलमोस्ट 99% ऑफ विमेन में यही इन्फेक्शन द्वारा ये कैंसर पनपता है। इसके अलावा इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हैं हेरिडिटरी होना, फैमिली हिस्ट्री जो बहुत कॉमन नहीं है, पर स्मोकर्स जो कि बीड़ी सिगरेट लेते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी न्यूट्रिशनल डाइट कम है, जो ओवरवेट हैं, जो बहुत लंबे समय से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रहे हैं, जिनकी जल्दी उम्र में शादी हो जाती है, या एज एट इंटरकोर्स बहुत ही जल्दी होता है, या फर्स्ट प्रेगनेंसी भी कम उम्र में हो जाती है जैसे 15-16 ईयर्स की एज में, जिनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है जिसकी वजह से न्यूट्रिशन पुअर है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सर्वाइकल तो कैंसर। मैम एज ग्रुप का क्या इसमें रोल है, मतलब कितनी एज में ज्यादा हम कह सकते हैं कि रिस्क जो फैक्टर है? हाँ,
तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनको कम उम्र में भी होता है, पर जिनकी इम्यूनिटी सही रहती है यूजुअली ये बड़ी उम्र में होता है, बिकॉज इट टेक्स मैनी इयर्स फॉर एनी सर्वाइकल कैंसर टू डेवलप। बहुत जल्दी ओके। डेवलप नहीं होता है, सेल्स में बहुत सालों तक चेंजेस आते हैं, तब जाके कैंसर डेवलप होता है। तभी हम कहते हैं कि इट कैन बी डिटेक्टेबल एट अ वेरी अर्ली अर्ली स्टेज। स्टेज। जी, हमारे साथ यस कुछ यस। व्यूवर जुड़ चुके हैं। सुमन जी जुड़े हैं। सुमन जी कुछ पूछना चाहते हैं? सुमन जी, हाँ आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू मैम। एनीवेज मैम, हाँ इसके हाँ। सिम्टम्स के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऐसे बॉडी में चेंजेस आएंगे या नोटिसेबल कुछ चेंजेस होंगे फीमेल्स के अंदर, तो वो थोड़ा बताइए आप। हम्म। तो सर्वाइकल कैंसर का जो अर्ली साइन है वो यही होगा कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जिसको कहते हैं, या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होगी जिसको हम कहते हैं पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, दैट मीन्स आफ्टर सेक्स, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, या फिर बहुत ही फाउल स्मेल डिस्चार्ज जो कि आपने सोचा नहीं होगा। तो इन सब रीजन, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल डिस्चार्ज, ये ही दो इसके इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम है जो कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करवा सकते हैं। जब ये एडवांस हो जाता है तब ये नियर बाय स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जैसे कि यूरिन, पेशाब की थैली आगे की तरफ है, पीछे इंटेस्टाइन है या आते हैं उसमें चला जाता है, या ये वेजाइना में स्प्रेड हो जाता है। तो जैसे जैसे इसका एक्सटेंट बढ़ता है वैसे वैसे इसके उस हिसाब से सिम्टम आते हैं। पर जब ये रेस्ट्रिक्टेड है टू द सर्विक्स ओनली, जो पार्ट ऑफ यूट्रस है, तो इसके मेन सिम्टम सिर्फ दो ही होंगे, फाउल स्मेल डिस्चार्ज और एबनॉर्मल ब्लीडिंग। तो इसीलिए जो भी इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं उनको हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बताते हैं। मैम, जैसा हम देख सकते हैं कि मेडिकल साइंस में काफी सारी रिसर्च होती रहती है टाइम टू टाइम, हर डिजीज हम्म, लेके, हर एक एस्पेक्ट को लेके। जाहिर सी बात है, इसके ऊपर भी काफी रिसर्च होती रहती है। तो आपके हम्म, हिसाब से सर्वाइकल कैंसर का क्या स्टैटिस्टिक्स है हमारे इंडिया में, आपके हिसाब से, और क्या हो सकता है? हाँ। देखिए एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो इंडिया में हम मेजर यूजुअली नहीं कर पाते, पर जो मेन स्टैटिस्टिकल डेटा है वो डब्ल्यू देता है हमें, जो कि वर्ल्ड वाइड डेटा है, विच सेज, तो लेटेस्ट डेटा 2018 का है जो कहता है कि ऑलमोस्ट 5,70,000 न्यू केसेस वर डायग्नोस्ड इन 2018 वर्ल्ड ओवर, आउट ऑफ विच 3,11,000 डेथ्स हर साल होती हैं। तो 2018 सिर्फ में 5.5 लाख से ज़्यादा केस डायग्नोस हुए। बहुत सारे तो अनडायग्नोस्ड भी रह जाते हैं जो एडवांस स्टेज में आते हैं, बट एवरी ईयर इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑलमोस्ट 3 लाख डेथ्स, और उसमें से ऑलमोस्ट 85% आर इन डेवलपिंग कंट्रीज। मैम, तो ये रूरल इसका, एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है या अर्बन एरियाज में, आपके हिसाब से? हाँ देखिए रूरल एरिया में ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक पुअर इम्यूनिटी या पुअर हाइजीन, या फिर लो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, एंड मल्टीपल जिनके पार्टनर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उनमें इसका रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एचपीवी है। मैम, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब कुछ हमें थोड़ा सा डाउट लगता है तो हम कुछ डायग्नोसिस करते हैं उसका। तो डायग्नोसिस गोल्ड स्टैंडर्ड्स भी हैं या कुछ, क्या हाँ डायग्नोसिस में क्या तो इसके, अवेलेबल है? हाँ तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब, जैसा हम सब जानते हैं, इट इज अ प्रिवेंटिव मोडेलिटी। स्क्रीन का मतलब है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब वो टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम किसी को ये टेस्ट एडवाइस करते हैं तो यूजुअली जो फैमिली मेंबर हैं या जो फीमेल खुद है वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम क्यों टेस्ट कराएं। पर स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि कुछ भी सेल में बदलाव है, जो एबनॉर्मल सेल है वो हम टाइम पर डिटेक्ट कर लें। तो तो स्क्रीनिंग जब में हम क्या क्या आता है? प्रिवेंशन, हाँ, तो स्क्रीनिंग में जो सर्विक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि यूट्रस का माउथ है, वहां से हम एक स्वॉब टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं जिसमें हम सेल को लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए, टू लुक फॉर एनी एबनॉर्मल सेल्स। इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो एक तो सेल की टेस्टिंग होती है, साइटोलॉजी जिसको बोलते हैं, और सेकंड थिंग, बिकॉज वी नो दैट 99% ऑफ केसेस आर ड्यू टू एचपीवी वायरस। तो आजकल जो लेटेस्ट मोडेलिटी है जिसमें हम एचपीवी वायरस को भी स्क्रीन करते हैं,
तो एचपीवी तो बहुत तरह का है, जैसे ह्यूमन बींग्स बहुत तरह के हैं या एनिमल्स बहुत तरह के हैं, ऐसे ही एचपीवी वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं। जैसे हम आजकल सुनते हैं कि कोरोना वायरस के भी कितने सारे स्ट्रेन्स हैं। तो एचपीवी वायरस के कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर कॉजिंग है। तो हम उन कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन्स की टेस्टिंग करते हैं जिसमें हमें डाउट होता है। इसी स्क्रीनिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब ये भी एक प्रिवेंटिव चीज है, क्योंकि हमने जल्दी डायग्नोस किया और उस प्री कैंसरस लीजन को फटाफट ट्रीट किया, ताकि वो कैंसर में कन्वर्ट ही ना हो, ताकि आपको मेजर सर्जरी ना करानी पड़े। मतलब ये है कि अगर हम उसको टाइमली स्क्रीन कर लें तो कुछ प्रिवेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, यू मीन टू से बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते यस। हैं। ओके, हाँ। ओके, ओके। तो मैम एक बात, तो ये एक टेस्ट होता है पैप स्मीयर, ये क्या होता है? ये भी क्या इसी से रिलेटेड है? हाँ, तो इसी स्क्रीनिंग टेस्ट को ही हम पैप स्मीयर कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, पैप स्मीयर या पैप टेस्ट। और पैप टेस्ट की टेक्नोलॉजी भी अब चेंज हो गई है। तो पैप टेस्ट में ही हम सेल्स को ढूंढते हैं जो पैथोलॉजी में होता है या लैब में होता है। पैथोलॉजिस्ट इसको चेक करते हैं टू लुक फॉर एनी एबनॉर्मल सेल। इसी टेस्ट को हम पैप टेस्ट भी कहते हैं। और पैप टेस्ट पहले स्लाइड द्वारा किया जाता था, विच इज़ अ कन्वेंशनल टेस्ट। पर अब पैप टेस्ट को, जो सेल्स हैं, इनको हम लिक्विड में भेजते हैं लैब में, ताकि सेल कोई डेड नहीं होता और बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है तो। तो मैम अगर इफ गॉड फॉरबिड्स किसी को ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं आज की डेट में इस चीज को लेके? हाँ, तो जैसे हमने बात की, एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसमें हम स्क्रीन करते हैं। जब हमें डायग्नोसिस बन जाता है तो उसको उसी कैटेगरी में आता है टर्शरी प्रिवेंशन, जिसमें डायग्नोसिस बनाया और ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट उस कैंसर को ज़रूरत है जो कि इन्वेजिव कैंसर है। उसमें 4 तरह की मोडेलिटी होती है। अगर हमें सही टाइम पर डायग्नोसिस कर पाए और सही टाइम पर पेशेंट हमारे पास आ पाए, तो हम उसके लिए सर्जरी ऑफर करते हैं, दैट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम यूट्रस निकालते हैं, जो बच्चेदानी पूरी, उसी के साथ ट्यूब और ओवरी और आसपास का टिश्यू जहां हमें पता है ये स्प्रेड होता है, दैट इज अ कंप्लीट सर्जरी। इसको हम कहते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी। पर ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज या सेकंड की अर्ली स्टेज में ही किया जाता है। इसके बाद सर्जरी का रोल बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो लेट आते हैं, यूजुअली हमारे पास लोग आते हैं स्टेज 3 में, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है और लोग ये टेस्ट नहीं करते। तो जब स्टेज 3 में आते हैं या सेकंड स्टेज के एडवांस स्टेज में आते हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज रेडियोथेरेपी, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। रेडियोथेरेपी के बाद अगर फिर भी लगता है कि ये दूसरी जगह स्प्रेड हो गया है, तो कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी भी की जाती है। मतलब मेडिसिन से, लेकिन हम क्या पहले ट्रीटमेंट नहीं कर सकते फर्स्ट स्टेज पे मेडिसिन के? हाँ, देखिए, फर्स्ट स्टेज पे डायग्नोसिस तब बनेगा जब हम रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे। सो रेगुलर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस इन अर्ली स्टेज। तो कोई भी कैंसर जल्दी से नहीं बन जाता, पहले उसमें प्री कैंसर कहते हैं उसको। जो प्री कैंसर लीजन है सर्विक्स पे, उसको डायग्नोस करने के लिए पैप्समियर इज नॉट गुड इनफ। तो उसमें हम बायोप्सी भी करते हैं। जैसे आपने सुना किसी भी बॉडी में, बॉडी पार्ट में जब कैंसर होता है तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि गो फॉर अ बायोप्सी। तो ऐसे ही हम सर्विक्स से भी बायोप्सी करते हैं टू कंफर्म इफ देयर इज अ डाउट इन पैप्समियर टेस्ट। तो जब डाउट आता है और अगर वो प्री कैंसरस लीजन है, तो उसको हम वहीं ट्रीट कर देते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट ही ना हो। तो उसको ट्रीट करने के 2 तरीके हैं। एक तो है जब बहुत ही अर्ली प्री कैंसरस लीजन है, तो उसको हम बर्फ से बर्न कर देते हैं। जैसे गर्म से बर्न होता है, ऐसे आइस से भी सेल डेड हो जाता है, इसको कहते हैं क्रायोथेरेपी। या फिर वो बहुत अर्ली इन्वेजन है, जबकि मेम्ब्रेन से बाहर नहीं गया है, जिसको बोलते हैं इन सीटू, मतलब अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, कार्सिनोमा इन सीटू है या उससे भी पहले की स्टेज है। तो उसमें हम बायोप्सी का बड़ा टिश्यू निकालते हैं, जिसको कहते हैं कोन बायोप्सी। दैट इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट फॉर प्री कैंसरस लीजन। So if we are able to diagnose at an early stage, if we do pap smear regularly, then we can take out a cone biopsy and no need for further difficult and traumatic surgery नहीं होगी आपकी, and we are able to treat at an early stage before also it converts into cancer.
मैम लाइक यू टोल्ड अस अर्लियर कि कुछ चेंजेस जब आते हैं, सिम्टम्स फीमेल्स को दिखते हैं, अगर सपोज वो इग्नोर किए जाएं, आई मीन टू से कि इफ हम्म, दो सिम्टम्स आर बीइंग अनट्रीटेड, तो हम्म, फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं अकॉर्डिंग टू यू, अगर वो एक ना जाए अपनी गायनी के पास, या हम्म, उसको लगे कि मेरे को जाना चाहिए। नो, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एक तो है कि वो ना जाए, हम्म, एक है उसको कब लगे कि मेरे को जाना चाहिए। तो ये आप दोनों थोड़ा सा हमें बताएं इसके बारे हम्म, हम्म। तो देखिए, कोई भी गायनी कैंसर है, गायनी कैंसर मतलब एनीथिंग में। विच नमिता इज जी प्लीज म्यूट कर रिलेटेड, लें। नमिता अग्रवाल जी प्लीज एनी, म्यूट कर लें। जी मैम। तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गायनी कैंसर, है ना। गायनी कैंसर का मतलब है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से अराइज होता है, विच कैन बी फ्रॉम द यूट्रस, विच कैन बी फ्रॉम द सर्विक्स जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और तीसरी चीज इट कैन बी फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब्स आल्सो, या ओवरी आल्सो। तो एनीथिंग विच इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग, चाहे आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, चाहे आपको भूख नहीं लग रही है, चाहे आपका वजन कम हो रहा है, या फिर आपको फाउल स्मेल डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर पीरियड्स के बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, पर आपके सभी टेस्ट नॉर्मल आते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं वो भी ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो भी ठीक है, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही डिटेक्ट होगी एंड नॉट विद एनीथिंग एल्स। सो ओनली योर गायनी डॉक्टर कैन डायग्नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम। विदाउट क्लिनिकल एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज कि किसकी वजह से प्रॉब्लम है। सो मतलब जरा सा भी अगर आपको लगे कि है कुछ प्रॉब्लम, तो इमीडिएटली यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। दैट्स इट। यस। एनीवेज, नमिता जी कुछ पूछना चाहती हैं, नमिता अग्रवाल जी? नहीं, वो मैं म्यूट करने की कोशिश, मेरा मोबाइल चल नहीं रहा। इट्स ओके, आप कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम से? नहीं नहीं। ओके। एनीवेज मैम, डॉक्टर नुपुर एक बात बताइए, आजकल वैक्सीन बहुत अवेलेबल होती हैं, हर चीज की वैक्सीन आती है, तो इस चीज में जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं और कितनी एज से लगवानी चाहिए? हम्म, देखिए, जब हमने सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात की, तो सिमिलरली जो प्राइमरी प्रिवेंशन है दैट इज बाय वैक्सीनेशन। सो वी नो कि हर चीज़ के लिए आजकल वैक्सीनेशन है, और क्योंकि हमें पता है कि 99% ऑफ कैंसर्स ऑफ सर्विक्स आर ड्यू टू दिस एचपीवी वायरस, तो इसीलिए एचपीवी वैक्सीनेशन बनाई गई। और एचपीवी वैक्सीनेशन को दिया जाता है टू ऑल गर्ल्स फ्रॉम 9 टू 14 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम जल्दी दे देते हैं तो ओनली 2 डोजेज ऑफ एचपीवी वैक्सीन आर नीडेड, पर अगर हम उसके बाद देते हैं तो हमें 3 डोजेज ऑफ एचपीवी वैक्सीन लगानी पड़ती है, विच इज 0, 1 एंड 6 months। तो तो ये इंडिया सेफ में है, यूजुअली ये सेफ है। लगाना सेफ है? तो वैक्सीन के वही साइड इफेक्ट हैं जो किसी भी वैक्सीन के होते हैं, जैसे फीवर है, या जहाँ इंजेक्शन साइट है वहाँ हल्का सा दर्द हम्म। है, या थोड़ा रैश है। मतलब कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है? हम्म, ओके ओके। हाँ। मैम जैसे आपने स्क्रीनिंग की बात की थी, आपने थोड़ी देर पहले कहा था हम्म, स्क्रीनिंग के बारे में, तो हम्म, स्क्रीनिंग होती है इसकी, क्या ये एज ग्रुप के साथ डिफरेंट डिफरेंट होती है? कि अगर एक यंग एज है, टीन एज है, तो उसमें स्क्रीनिंग अलग होगी, मिड एज है, हम्म, एक ओल्ड एज है, तो उसमें क्या स्क्रीनिंग के हम्म। टाइप्स चेंज होते रहते हैं या कॉमन रहेगा? हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले वी नीड टू स्क्रीन ऑल women हु आर सेक्सुअली एक्टिव आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। तो 21 टू 30 ईयर्स ऑफ एज में तो हम नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसको हम पैप टेस्ट कहते हैं, but from 30 years and above we do the HPV test also, though that is a combination of pap test with HPV test। क्योंकि स्क्रीनिंग हम किसकी कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर एनी प्री कैंसरस चेंजेस इन द सर्वाइकल टिश्यू। तो इसीलिए एचपीवी, क्योंकि 99% सर्वाइकल कैंसर्स एचपीवी से होते हैं, तो एचपीवी स्क्रीनिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 30 ईयर्स। फ्रॉम 30 ईयर्स if the report is negative then we do it every 5 years। अगर हमने एचपीवी किया, अगर हम एचपीवी नहीं करते, वी ओनली डू अ रेगुलर पैप स्मीयर जो कि लिक्विड द्वारा टेस्ट होता है, देन एवरी 3 years वी हैव टू स्क्रीन अप टू द एज ऑफ 65 years। लेकिन इसके बीच में कभी भी अगर सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। मैम एक बात बताइए, हम वी आर सेलिब्रेटिंग जनवरी एज अ सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो हम ये हम्म, बताते हैं अवेयरनेस की, और हमारा प्रोग्राम भी अवेयरनेस के ऊपर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लैक ऑफ अवेयरनेस क्यों है इस चीज के बारे में? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, इतनी क्यों अवेयरनेस कम है? हाँ, देखिए, इसमें अवेयरनेस इसलिए कम है बिकॉज फर्स्ट थिंग इज दैट
especially women health is not very much looked after in Indian setup and in Indian families. They are the last ones who look after their own health, and mostly they are worried about their children, their family, their partners. दूसरी चीज कि ये अवेयरनेस नहीं है, जो ट्रेडिशनली फैमिलीज में सिखाया जाता है वो ये है कि डॉक्टर के पास तभी जाना है जब कुछ प्रॉब्लम है. नो नीड टू गो इफ देर इज नो प्रॉब्लम. हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है. दूसरी चीज ये है. तीसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी देर इज नो नेशनल प्रोग्राम टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर. हम देखते हैं कितने प्रोग्राम्स हैं फॉर स्ट्रोक अवेयरनेस, फॉर हार्ट अटैक अवेयरनेस, हार्ट के लिए है, ब्रेन के लिए है, किडनी के लिए है, बट फॉर विमेन हेल्थ, फॉर सर्वाइकल कैंसर देर इज वेरी मच लेस अवेयरनेस. तो जितना हम गर्ल्स को इम्यूनाइज करेंगे, जितना हम विमेन को स्क्रीन करेंगे, जितना अर्ली डायग्नोस करेंगे, तो उतना ही हम इसको जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे. तो मैम ये जो अवेयरनेस है, जब हम बात करते हैं एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में, जब एक तो उसी टाइम में शुरू कर देना चाहिए अवेयरनेस, या कुछ ऐसा? देखिए अब तो नाउ बिकॉज इट हैज बीन प्रूवन दैट HPV वैक्सीनेशन इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर. तो अब जो हमारा पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन शेड्यूल है, नाउ इट इज पार्ट ऑफ द वैक्सीनेशन शेड्यूल. तो अब जो भी गर्ल्स हैं एट डिजायर्ड एज बिटवीन 9 to 14 ईयर्स, इन सब का वैक्सीनेशन पीडियाट्रिशियन द्वारा किया जाता है. सो इट इज पार्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम नाउ. पर बहुत सारी पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड दैट एज. बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारी विमेन हैं, बहुत सारी एल्डरली पॉपुलेशन है. तो उनमें उनमें तो ये नहीं लगा, तो स्क्रीनिंग तो फिर भी करनी है. वैक्सीनेशन इज वन पार्ट. इवन इफ यू हैव टेकन द वैक्सीन, यू स्टिल नीड टू गेट योरसेल्फ स्क्रीन्ड. जैसे हमने अभी सुना कि वैक्सीन लगता है पर वैक्सीन के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही है. बट फिर भी वैक्सीन विल गिव यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शन. प्रोडक्शन. ओके, एनीवेज. और इसका सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस होता है ओल्ड एज में. कोई भी कैंसर उम्र से ज्यादा बढ़ता है. तो पीरियड्स खत्म होने के बाद अगर किसी को ब्लीडिंग है, देन ऑल्सो वी नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर. ये चीज नॉर्मल नहीं है कि मीनोपॉज अटेन हो गया या महीना खत्म हो गया फिर भी ब्लीडिंग हो रही है. तो वी नीड टू चेक कि कोई कैंसर तो नहीं है. मैम एक हमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप, हालांकि आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हट के है, उस पर एक अलग चर्चा भी हम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा टिप्स आप दें उस बारे में. वेजाइनल हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा बताएं लोगों को. जो हाइजीन है, इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को अवेयर करें कि कितनी जरूरी है ये. हाँ, देखिए वेजाइनल या फेमिनाइन हाइजीन की जब हम बात करते हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन या फेमिनाइन हाइजीन, जिसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट है क्लीनलीनेस, और सबसे इम्पोर्टेंट है नॉट टू यूज एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स या डिओड्रेंट्स. दे विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा हेल्प, है ना. सबसे ज़रूरी है कि हम क्लीन रहें, और हमें कुछ डाउट हो तो हम अपना चेकअप कराएं. और जो जो भी आपको टिप्स दी जाती हैं फॉर आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, जो भी आपको टिप दी जाती है, सिमिलरली दिस विल ऑल्सो मेंटेन योर फेमिनाइन हाइजीन. इसके लिए क्या चाहिए, जैसे आपकी इंटेस्टाइन या गट जो है उसको हेल्दी रखने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है वो हेल्दी रहे. ऐसे वेजाइना को हेल्दी रखने के लिए जो वेजाइनल पीएच है, दैट हैज टू बी मेंटेन्ड वेल. जो आपका फ्लूइड इनटेक है वो पूरा होना चाहिए, या जो आपकी पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन होनी चाहिए. सपोज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सो यू नीड टू चेंज योर पैड एवरी 6 to 8 आवर्स. या अंडर गारमेंट्स हैं वो आप कॉटन के पहनिए, या सैनिटरी नैपकिन है उसको आप बार बार चेंज करिए. या फिर जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो यू शुड गो एंड यूरिनेट. और बाकी आप अपनी डाइट को हेल्दी रखें, समय पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराएं, तो कोई
वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब इन्फेक्शन होता है दैट मीन्स योर वेजाइनल पीएच इज गेटिंग ऑल्टर्ड। मैम आई थिंक बहुत अच्छा सेशन है। सुमन जी कुछ पूछना चाहें? सुमन जी कुछ पूछना चाहते हैं? एनीवेज मैम आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड अप द सेशन सून। मैं चाहूंगा कि आप नॉर्मली एक सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी और एक हेल्दी टिप्स देना चाहेंगी? कुछ 4-5 मेन टिप्स दे दीजिए ओवरऑल हेल्थ के बारे में फीमेल्स के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैम वॉइस इज नॉट क्लियर, देयर इज नेटवर्क इशू। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। should look after their health and be Sarabjit, can you hear me? नो मैम। Ma'am, there is some noise in the background. Hello? Yes, ma'am. So I was saying कि women should look after that health at all ages, starting from 20s to 30s, 40s, 50s, and 60s. On every age has their own challenges. As they grow, तो bone health का ध्यान रखना equally important है, because bone health becomes weak, their muscles become weak, they start to lose protein, they start to gain more fat abdominally. As they age, the risk for cancer increases. That screening is equally important. Your family health history is important. You should know कि हमारी फैमिली में डायबिटीज का रिस्क है, हाइपरटेंशन का रिस्क है, then there is a risk of obesity या heart disease. तो you have to be aware and accordingly do your tests. और जो specific gynae cancers हैं, if you are aware of them, you will be able to have an early detection, and early detection will save lives and also improve your quality of life. Thank you so much, ma'am, for your kind awareness program. आपने बहुत अच्छा हमें टाइम दिया और हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे कुछ ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। जैसे आज हमने सर्वाइकल कैंसर पे करा है, हम कुछ ब्रेस्ट केयर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करें फीमेल्स के लिए, which is the need of the hour. Sure. So Yeah, thank you so much. Thanks once again. आपने thank you. किया एंड हम लोगों से यही कहते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कुछ हेल्थ इशू है या हेल्थ कंसर्न है, प्लीज उसे अवॉइड ना करें, प्लीज उसे इग्नोर ना करें। जरा सा भी आपको डाउट होता है तो प्लीज अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। सो हम सबकी यही ख्वाहिश है कि स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। Thank ओके you. मैम। Yeah. ओके।